भी हैज, हैव और हैड ऑलरेडी लगा और फिर हैड आ जाए, पहली बात तो ये याद रखें कि हैज, हैव, हैड जब आएगा तो दोबारा बाद में हैड ही आएगा। ये जो पहला हैज, हैव, हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ये जो हैड है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन उस वर्ब की जगह यूज हो रहा है जो अंडरस्टूड है। मिसाल के तौर पर आई हैव हैड माई वर्क का मतलब आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव हैड माई मील का मतलब आई हैव ईटन माई मील, उन जगहों पे इस्तेमाल होता है बेटे। तो सबसे पहले तो मैं आपको, जो लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं वॉइस के बारे में बता के मैं मॉडल वर्ब्स बताने चाह रहा हूं, ठीक है। वॉइस के बारे में ज़हन में रखो कि जब हम ये लफ्ज पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉइस क्या चीज है, क्योंकि ये आप सिर्फ इस तरह से ये ज़हन में रखते हो कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये होगा तो आप कहते हो जी एक्टिव है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना। और अगर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और बाय लगा के सब्जेक्ट हो तो आप इसको कहते हो, यही चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं कि जी ये एक्टिव, ये पैसिव वॉइस है, राइट। अब ये फॉर्मूला वाइज तो आपको सबको पता होता है, मैं फॉर्मूला ही बताऊंगा, लेकिन मैं साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। तमाम चीजों के पता होने के बावजूद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टिल रिमेन कंफ्यूज्ड एज टू वेयर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर यूज्ड, इनका इस्तेमाल कहाँ है। तो इसलिए है कि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो लेट मी मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर कि वॉइस का मतलब होता है स्टाइल या अंदाज। आप एक बात को दो अंदाजों में कहने के बाय डिफॉल्ट आदी होते हैं, बाय डिफॉल्ट। इट्स नॉट कि ये सब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अंग्रेजी में है, दे आर इन ऑलमोस्ट मेनी लैंग्वेजेस, बिकॉज इट इज द अंदाजे गुफ्तगू, इट मीन्स अंदाजे गुफ्तगू, द वे यू से समथिंग, द वे यू से समथिंग। नाउ देयर आर टू वेज टू से समथिंग। अगर आप कोई बात का मैसेज जो दे रहे हैं उसके बारे में आपको पता है कि ये बात किससे रिलेटेड है और किसने की है, तो आप एक्टिव अंदाजे गुफ्तगू इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने उनको बता दिया है, मैंने उनको बता दिया, दिस इज एन एक्टिव अंदाज, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि ये काम बताने वाला किसने किया है, या आप इसका नाम छुपाना चाह रहे हो, हिडन रखना चाह रहे हो, तो आप कहोगे उन्हें पता चल गया है। अब डेफिनेटली उनको खुद ब खुद तो नहीं पता चल सकता, somebody has told them, लेकिन आपने ये अंदाज इख्तियार किया। क्यों इख्तियार किया? या तो वाकई आपको पता नहीं था, कैसे पता चल गया। मिसाल के तौर पर अगला बंदा कहता है किसने बताया, तुम कहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि उनको पता चल गया। ये जो उनको पता चल गया है ये पैसिव अंदाजे गुफ्तगू है, क्योंकि पैसिव का मतलब होता है सुस्त, छुपा हुआ, पीछे की तरफ। ये देखिए इस फॉर्मूले में भी वो एंड पे आ जाता है, पीछे चला जाता है, और जिसपे सामने नजर आ रहा है उसको हम एक्टिव अंदाजे गुफ्तगू कहते हैं। आप जैसे बच्चों को अगर मैं ये कहूँ, आपको स्टूडेंट्स को मैं कहूँ भाई भाई रिजल्ट आ गया आपका, तो आपका रिजल्ट को पाँव पे तो चल के नहीं आया, somebody has announced the result, लेकिन मैंने ये लफ्ज यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है कि आप सब सीएसएस के स्टूडेंट, और सीएसएस को पता है कि एफपीएससी रिजल्ट निकालता है। तो जहां पर अंडरस्टूड है वहां पर मैंने पैसिव का अंदाजे गुफ्तगू इख्तियार कर लिया। अब आपका सवाल हो सकता है कि जब बाय सब्जेक्ट लगा के सब्जेक्ट लगाते हैं उस वक्त क्यों करते हैं? उस वक्त भी आपके टीचर्स ने आपको बताया कि जी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस करना होता है, तो ये गलत बताया होता है। ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस नहीं करना होता, उसके एक मीनिंग को कन्वे करना होता है। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी क्लास में जुमला लिखा था, आई डोंट ड्रिंक मिल्क। ये एक्टिव अंदाज है, ये मैं अपनी रूटीन बता रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं ये बता रहा हूं कि भाई मुझे दूध शूध पीने की पीता नहीं हूं नॉर्मली। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मुझे लाइक या इस पर डिसलाइकिंग का कोई जिक्र नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं ये लिखूंगा मिल्क इज नॉट ड्रंक बाय मी, तो इसका 100% मतलब है कि मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं डिसलाइकनेस। इसलिए मैंने इस अंदाज को इख्तियार किया, क्योंकि इसमें मेरी डिसलाइकनेस ज्यादा अच्छे अंदाज में वाजिया नजर हो रही है। तो चूंकि मैं अपनी डिसलाइकनेस को खुल के बयान करना चाहता था, लिहाजा मैंने ये अंदाजे गुफ्तगू इख्तियार किया। और भाई दूध ये नहीं मुझसे पिया जाता। तो पैसिव वॉइस वॉइस जो है वो वॉइस अंदाजे गुफ्तगू को कहते हैं। एक अंदाजे गुफ्तगू आप उस वक्त इख्तियार करते हैं जब आप नॉर्मल बात कर रहे हैं और आपको डूअर का पता है।
दूसरा अंदाजा गुफ्तगू आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप डूअर के बारे में ना तो खुद जानते हैं या फिर छुपाना चाहते हैं, या डूअर की मौजूदगी में भी अगर ये अंदाजा इख्तियार करें तो उससे रिलेटेड एक अंडरलाइन बात को, इन डेप्थ बात को कन्वे करना चाह रहे हैं वो कर। अब यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले को एनालाइज करें तो जो पूरी ग्रामर है, आप सबको पता है कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता। सब्जेक्ट हम में से कोई होगा, मैं, तुम, आप, हम सब, ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, टीम, गवर्नमेंट, फलाना फलाना जो भी होगा। ऑब्जेक्ट भी हम में से कोई एक होता है। असल चीज होती है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। क्यों हेल्पिंग इंपॉर्टेंट चीज ये होती है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है, इसको मैंने आपको बताया था अपने स्टूडेंट्स को कि ये सिचुएशन डिस्क्राइबर है। ये दो चीजों को बयान करता है। जो हेल्पिंग वर्ब है, आई कॉल इट सिचुएशनल डिस्क्राइबर। सिचुएशन डिस्क्राइबर, ये कोई किताबों में नहीं लिखी हुई, ये मेरी तख्लीक है, किताबों में नहीं लिखी होगी। हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिचुएशन डिस्क्राइबर है। वो क्यों है? मैंने कॉमन सेंस की बात बताई थी। बिकॉज इट टॉक्स अबाउट टाइम एंड सिचुएशन। ये टाइम एंड सिचुएशन के बारे में बात करता है। मिसाल के तौर पर मैं जब ये कहता हूं मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि मैं इस वक्त क्लास में हूं या क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपनी एक सिचुएशन बता रहा हूं कि मैं इस वक्त अपने प्रोसेस पे लगा हूं। ये मेरी सिचुएशन है जिसमें मैं फंसा हूं, काम कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। और टाइम कौन सा है? हूं की वजह से पता चल गया कि ये प्रेजेंट टाइम। ठीक है, जब तुमने मुझे कॉल की थी, मैं क्लास में था, तो था ने मुझे टाइम बताया, और क्लास में डेफिनेटली कुछ कर रहा था, तो वो मेरी कंटिन्यूटी की सिचुएशन बयान कर देगी। तो ये सिचुएशन डिस्क्राइबर है। इसके मुताबिक जैसे जैसे ये चेंज होगा, वैसे वैसे इससे पता चलेगा कि कौन से टाइम में आप चले गए हैं और कौन सी सिचुएशन इस वक्त आप किस सिचुएशन में है। और इसके मुताबिक वर्ब जो एक्शन है उसकी शक्ल चेंज होती है। ये कॉमन फैक्टर है, पूरी ग्रामर इसी के ऊपर बेस करती है। अगर आपको सारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं, सही पता हो कि हर हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, वो किस सिचुएशन को बयान कर रहे हैं और वो किस टाइम की बात कर रहे हैं और उसके साथ किस तरह की शक्ल लगेगी वर्ब की, तो आपका जुमला कंप्लीट हो सकता है, जिसके ऊपर आज आगे मैंने मॉडल वर्ब में बात करनी है। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब उसी तरह से इस्तेमाल होंगे, यानी जिस जगह पे हेल्पिंग वर्ब पहले था वहीं पे हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। जहां पे वर्ब था वहीं पे वर्ब रहेगा, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन वो जो डिफरेंस है वो क्या है, वो जरा समझ लें। पहली बात ये है कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बल्कि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, पैसिव वॉइस में ऑलवेज, ये गौर से देखना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, पहली बात। अब गौर से इसी जुमले को देखो, ये जुमला भी पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ये जुमला भी पैसिव वॉइस में लिखा गया है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज, खुद ब खुद तो नहीं यूज हो जाती, कोई यूज करता है ना, उसका जिक्र नहीं है, इसलिए ये जुमला पैसिव वॉइस हुआ। ठीक हो गया जी, एक तो ये हो गया। तो मैंने ये देखो यूज्ड लिखा हुआ थर्ड फॉर्म ही है। तो पहला कॉमन पॉइंट ये है, इसको मैं लिख लेता हूं कॉमन पॉइंट्स। वो कॉमन पॉइंट्स क्या हैं कि पहली फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ठीक हो गया जी। दूसरी चीज, सेम हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड, वही हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं बट विद लिटिल एडिशन। वही हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, अब ये जुमला मैंने पैसिव वॉइस में लिखा है, वही हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं मगर लिटिल एडिशन के साथ। यानी अगर कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें इज आर एम यूज हो रहा है प्रेजेंट में, तो उसकी पैसिव वॉइस में भी इज आर एम यूज होंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वाज वर यूज हो रहे हैं, तो वही हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, एडिशन होगी, वो एडिशन में भी बता देता हूं आपको। ये दो पॉइंट आपने जैसे में रख लेने हैं। तीसरी बात ये ज़हन में रखो कि पैसिव वॉइस में जनरली, ये पॉइंट नहीं है, कॉमन पॉइंट्स पे नहीं आ रही है, जनरली ये ज़हन में रखें, बल्कि जनरली नहीं, सिर्फ जनरली वैसे ये ज़हन में रखें कि ओनली 9 टेंसेस हैव देयर पैसिव वॉइस या फॉर्म। 9 टेंसेस में सिर्फ 9 टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट,
फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, दैट्स इट। जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसकी पैसिव वॉइस नहीं होती, ये ज़हन से निकालो। तो बेसिकली आपको 9 टेंसेस से देखना है। अब 9 टेंसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं लेता हूं कंटिन्यूस टेंस पे। गौर से देखो, कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस टेंस में सॉरी जो प्रेजेंट है इज, आर, एम और पास्ट में वॉज और वर है, इसमें जो लिटिल एडिशन होगी वो होगी बीइंग की। सो द प्लान इज बीइंग मेड, इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, it is being decided nowadays, a discussion is being conducted in colleges, ठीक है ना। तो ये सब में is being, are being and am being and was being and sort of these करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि कंटिन्यूस टेंस जो है वो प्रेजेंट के अंदर और पास्ट के अंदर बीइंग का इजाफा होता है। जो फ्यूचर का कंटिन्यूस है, जो विल बी से शुरू होता है, उसका और उसमें कोई बीइंग का इजाफा नहीं होगा, दैट्स इट। सो इसका मतलब है, इसका स्कोप नैरो हो गया कि कंटिन्यूस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस होगी। एक तो बात आप ये ध्यान रखें। जो परफेक्ट हैं, अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो परफेक्ट के अंदर वो जो हैज होता है, हैव होता है प्रेजेंट के अंदर, पास्ट में हैड होता है, फ्यूचर में विल हैव होता है या शैल हैव होता है, इनके आगे जो लिटिल एडिशन होगी वो होगी बिन की, दैट्स इट। So it has been decided in the class that this class में ये फैसला किया गया है that no question would be answered, कि किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा, राइट? समझ आ गई? तो ये उनकी परफेक्ट टेंसेस में हैज और हैव के साथ या विल हैव के साथ बिन का इजाफा हो जाता है। और जो परफेक्ट कंटिन्यूस है उनका तो होता नहीं। अब आ जाता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट रह गए। इंडेफिनिट के अंदर जो प्रेजेंट और पास्ट का इंडेफिनिट है, उनमें जो कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब थे, यानी प्रेजेंट के अंदर इज, आर और एम और पास्ट के अंदर वॉज और वर, उनको इस्तेमाल किया जाएगा विद थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने अभी ऊपर यूज किया है, ये देखो, ये अभी ऊपर मैंने यूज किया था कि किधर गया जी जुमला, ये ऊपर इधर सॉरी चला गया, वो जुमला मैंने यहाँ पे लिखा था। हाँ, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ती है आ गया ना, और कौन इस्तेमाल करता है नहीं पता, तो ये पैसिव वॉइस होगी, इस्तेमाल की जाती है। तो देखो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, नीचे भी यही हुआ, सेम हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूस के ही हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। इसी तरह प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूस के यूज होंगे, ठीक है जी। और फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटिन्यूस के यूज होंगे, विल बी। सो चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटिन्यूस के यूज होते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में भी वही यूज होंगे, बीइंग का इजाफा बस नहीं होगा। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होगा, इट विल बी। अगर मैं ये लिखूं इट विल बी डिसाइडेड, तो ये दोनों में, फ्यूचर के इंडेफिनिट में भी और फ्यूचर के कंटिन्यूस में भी यही यूज होगा, दैट्स इट। इट विल बी डिसाइडेड, ये फॉर बोथ इट कैन बी यूज्ड, ठीक है जी। तो ये है जी आपके टेंसेस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पैसिव वॉइस है, ठीक है। अब मैं अगर आपके सामने एक जुमला लिखूं, गौर से ये जुमला देखना, लेट मी राइट दिस सेंटेंस। असूल पता होना चाहिए, लफ्जों को फिर आपने असेस करना होता है। जब क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस फॉर्म में आएंगे तो आपने उनको असेस करना है और असेस करके आपने जवाब दे देना है। अब यहां पे देखें, most of the time I think I reflect that, बोलते देखते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा वक्त मैं ये गौर करता हूं, या ऑफ्टन आई रिफ्लेक्ट दैट वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, हम लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं। इन फैक्ट, ये गौर से देखना, इन फैक्ट वी आर
कंडीशनड लाइक दिस। असल में हमारी माइंड कंडीशनिंग ही ऐसी कुछ होती है, अब खुद ब खुद तो नहीं हो जाती, किसी ने की है तो हमने इसको पैसिव यूज किया। वी आर कंडीशन लाइक दिस, हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है। यानी कोई कंडीशनिंग करता है, वो कौन करता है? वो कल्चर करता है, टीचर करते हैं, माँ बाप करते हैं, साल करते हैं, लेकिन जिक्र नहीं है। तो वी के साथ आर लगा के कंडीशन लगा दी, यानी प्रेजेंट डेफिनेट का मैंने पैसिव लगाया। ठीक है कि नहीं? वी आर बिफूल्ड, हमें बेवकूफ बनाया जाता है। ठीक है, हमें अक्सर बेवकूफ बनाया जाता है, हमें गुमराह किया जाता है। ये कंडीशन लाइक वी आर बिफूल्ड। These days, same practice is being done. आजकल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। These days, आज के दिनों में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है? We are not guided, हमें गाइड नहीं किया जाता। तो ये देखो, ये जो हमारे, अब ये उर्दू में अगर मैं पढ़ूंगा कि अक्सर औकात में गौर करता हूँ कि हम लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं, असल में शायद हमारी कंडीशनिंग कुछ ऐसी हो गई की जाती है, हमें बेवकूफ बनाया जाता है, और आजकल भी यही कुछ हो रहा है, हमें गाइड ही नहीं किया जाता। देखा, ये पैसिव वॉइस सारी यूज हुई है, राइट? ये अगर आपको पैसिव वॉइस का पता हो कि ये स्टाइल है, तो आप अपनी बात को इस अंदाज में कह सकते हैं। अब टेंसेस जब आपके पास आएंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो आपने ये असूल याद रखना है कि पहला असूल क्या है कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। जिस टेंस की पैसिव वॉइस होगी आप उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ चेक करें कि जो रेलेवेंट इजाफा है, जैसे बीइंग का इजाफा इज आर एम वाज वर के साथ करना हो गया है कि नहीं हो गया। शैल हैव, जहां पे हैज हैव हैड नजर आए वहां पे बीन का इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है कि नहीं? इस तरह की चीजों को आपने चेक करना है, तो आपको रेलेवेंट पैसिव वॉइस का पता चल जाएगा। दूसरी चीज, अब आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स की अगर हम बात करें, ये जो शुड है, मस्ट है, ought to है, गौर से देखिएगा। अच्छा जी, शुड है, मस्ट है, ought to है, is to है, ought to है, am to है, has to है, have to है, फिर was to है, were to है, had to है, will have to है, shall have to है, going to है, about to है, used to है। ठीक है जी, कैन है, कुड है, उसके बाद मे है, माइट है, वुड है। सबसे पहली बात ये ज़हन में रखें कि इन सब के साथ वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आए, पहला पॉइंट तो ये ज़हन में रखें, फर्स्ट फॉर्म अगर इनके साथ वर्ब की, पहला तो ये ज़हन में रखें, बल्कि आए क्या है, आती ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ फॉर्मूला ये ज़हन में रखना है आपने, मैं यहां पे लिख देता हूं। मैंने अभी आपको बताया था ना कि सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अभी अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में ये बताया कि पूरी अंग्रेजी इस पे बेस करती है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के ऊपर, ये बताया ना मैंने आपको। और मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया कि हेल्पिंग पूरे सेंटेंस के अंदर ये दो चीजें मैटर करती हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होता है, मैंने आपको बताया कि ये सिचुएशन को और टाइम के बारे में बताता है, और उसके मुताबिक वर्ब की शक्ल बदल जाती है। तो ये सारे जो हैं, ये मॉडल वर्ब कह लो, है हेल्पिंग वर्ब ही, राइट? हेल्पिंग वर्ब ही। हेल्पिंग वर्ब ही है ये सारे। ठीक है, अब मैं जो दूसरी बात बता रहा हूं कि इन तमाम हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी वर्ब की, एक बात। दूसरी, और जब आएगी ये सारे जुमले एक्टिव वॉइस होते हैं। पहला पॉइंट ये ज़हन में रखें कि इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ये जुमला एक्टिव वॉइस होता है। और इन्हीं की अगर आपने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं, फॉर एग्जाम्पल ये सब के साथ अगर मैं बी लगा दूं तो मैं थर्ड फॉर्म लगाऊंगा और वो सब के सब पैसिव वॉइस हो जाएंगे।
वो सब के सब पैसिवाइज हो जाएंगे। यानी इनमें से मैं किसी के साथ भी अगर मैं बी लगा दूंगा तो मुझे थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और थर्ड फॉर्म लगाऊंगा तो ये जुमला पैसिवाइज का हो जाएगा। पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो जाए कि एक्टिव क्या और पैसिव क्या है। ये सारे के साथ इफ आई यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। और ये देखो मैंने जुमला भी पैसिव वॉइस में बोला, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड, वो जुमला कहलाता है। अगर मैं इनकी पैसिव शक्ल बनाना चाहता हूं, मुझे इन्हीं के आगे बी का इजाफा करना पड़ेगा एज इट इज, और आई यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये जुमला पैसिव वॉइस बन जाएगा। और अगर आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का स्कूल क्लियर हो गया तो आपको ये पता है कि अंदाज़े गुफ्तगू कौन सा है। ठीक हो गया जी। अब दूसरी बात, तीसरी बात, ये जो पहले तीन लफ्ज हैं शुड, मस्ट और ऑट टू, ये यूज होते हैं सजेशन, प्रपोजल या एडवाइस के लिए। सजेशन, प्रपोजल और एडवाइस, जिस जुमले में आपको सेंस कन्वे करना हो, तजवीज का, प्रपोजल का, राय का, ओपिनियन का, वहां पर इन तीनों में से कोई एक लगा दे। मिसाल के तौर पर अब तुम जाओ, ये सजेशन है, ये है लेकिन इनफॉर्मल स्टाइल। फॉर्मल में मैं कहूंगा तुम्हें अब जाना चाहिए, तो फॉर्मल लफ्ज़ में रख लें, चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, तुम्हें पढ़ाई गौर से करनी चाहिए, तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, ये सब जो चाहिए ये तो फॉर्मल वर्ड है। लेकिन इनफॉर्मल में भी तो आ सकता है ना, और आपको ट्रांसलेशन के असूल पता होने चाहिए। बात कभी इनफॉर्मल सेंटेंस लिखा हो तो कैसे पहचानोगे? टीचर्स ने तो आपको ता है ती है पे लगाया हुआ है, तो मैं तो वैसे नहीं लगाना चाहता। तो मैं आपको एक असूल बता रहा हूँ कि आप ता है ती है या चाहिए वाले लफ्ज ना पकड़े, वो के फॉर्मली यही लफ्ज आते हैं। आपने सेंस करना जुमले में एडवाइस है, सजेशन है, प्रपोजल है। मिसाल के तौर पर कि तुम अपने भाई की मदद करो, तुम अब जाओ, ठीक है कि नहीं, ये सारे सजेशन वगैरह के जुमले आ जाते हैं। ठीक है, तंग मत किया करो, ठीक है, ये सब जुमले बेसिकली यही कह रहे हैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहिए। तो इनमें आप शुड, मस्ट और ऑट टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। एक बात। दूसरी बात, इनमें डिफरेंस क्या है? जब आप जनरलाइज फॉर्म में बात करें शुड लगा दें। अगर आपको पता है ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है या आप उसको स्ट्रेस करना चाहते हो तो मस्ट लगा दो। ठीक है, अगर आपको पता है वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है या स्ट्रेस करना चाहते हो मस्ट लगा दो। लेकिन अगर वो बात दुनिया के किसी कोने में भी इखलाकियात में या तो आती है या अखलाकियात में शामिल की जा सकती है, तो शुड मस्ट की जगह ऑट टू लगा दो, ऑट टू लगा दो। कि जब आप जनरलाइज फॉर्म में करोगे तो शुड लगा दो। जैसे एमी कहते हैं ना, एमी बात गल करती है, एमी और पढ़िया करो, और पढ़िया करो, ध्यान दिया कर, पढ़ा करो, ध्यान दिया करो, यानी पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तो शुड लगा दो, जनरल है। मैं आपको समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट बात है तो मैं कहूंगा यू मस्ट फोकस, यू मस्ट स्टडी, ये जोर दे रहा हूं, या वो बात इंपॉर्टेंट है इसलिए शायद मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर वो बात इखलाकियात के जुमरे में आएगी तो फिर मुझे ऑट टू लगाना ज्यादा मुनासिब है। अब उसके लिए आपको असेस करना जुमले को। मिसाल के तौर पर क्रिकेट खेला करो, मैं कह सकता हूँ कि यू शुड प्ले क्रिकेट। मैं तुम्हें सेहत के बारे में कहना चाहता हूँ, मैं कहूंगा यू मस्ट प्ले क्रिकेट। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता यू ऑट टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि दुनिया के किसी कोने में इखलाकियात में नहीं आता क्रिकेट खेलना। तो ये मुझे अपनी सेंसिबिलिटी इस्तेमाल करनी है कि जो चीज़ इखलाकियात में है या आ सकती है उसके लिए तो ऑट टू लगाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज मुझे शुड और मस्ट में से कोई इंतखाब करना, और इंतखाब बेसिस पे होगा। जनरल है तो शुड, इंपॉर्टेंट है तो मस्ट लगाएं। अब ये डिफरेंस क्यों पता होना चाहिए? क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जब आप डिफरेंस समझे बगैर यूज करेंगे तो पूरे कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग में फर्क पड़ जाएगा। इसी तरह अगर रीडिंग कंटेंट है और आपने इसको डिफरेंस नहीं पता, एक ही सेंस में लिया, तो उसके कॉन्टेक्स्ट पे कुछ और बता रहा है और आप सवाल का जवाब सही नहीं दे पाएंगे। इसलिए पता होना चाहिए कि ये कब यूज हुआ है, ये फर्क का पता होना चाहिए खुद लिखते हुए भी। वरना आपने फॉर एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और शुड लगाते जा रहे हैं बार बार, तो गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस वीक हो जाएगा। या पूरे जुमले में, पूरे पैराग्राफ में अखलाकियात पे इतना भाषण दिया आपने और यूज एक दफा भी ऑट टू नहीं किया बल्कि शुड यूज किया, तब भी गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान होना चाहिए कि कब कहाँ कौन सी चीज यूज करनी है। एक बात होती, दूसरी चीज, इज टू, आर टू और एम टू कहाँ यूज करते हैं? इज टू, आर टू, एम टू, और बल्कि वॉज टू, वर्ड टू को ये सिर्फ टाइम का फर्क है, प्रेजेंट और पास्ट का। असूल इनका क्या है वो समझ लो। इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर्ड टू, ये टाइम का जरूर फर्क है लेकिन असूल पीछे एक ही है। मुझे क्लास लेनी है,
मुझे क्लास लेनी है, ये मैंने आपको अपने इरादे का इजहार किया है। मुझे तुम्हारी बात भी सुननी है, मुझे अभी पढ़ना है, मुझे अभी बाजार जाना है, ये मैं सारी अपनी इरादे आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूँ। अगर मैं अपने इरादे को एक्सप्रेस करूं, ये साउंड आए, मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे देखना है, मुझे सोचना है, और उनमें कोई कंपल्शन शामिल ना हो, कोई मजबूरी शामिल ना हो, तो मैं ये यूज करूंगा प्रेजेंट में, इज टू आर टू एम टू, और पास्ट में वाज टू वर टू। मुझे अभी जाना है, आई एम टू गो नाउ, आई एम टू गो नाउ। उसे अभी इधर आना है, ही इज टू कम हियर, उसे भी यहाँ आना है, उसे भी काम मुकम्मल करना है, ही इज टू कंप्लीट हिज वर्क येट, ही इज टू कंप्लीट हिज वर्क येट। ये होगा जब आपकी कंपल्शन हो, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी वाज वर आ जाएगा। अगर वो कंपल्शन हो कि हर हाल में जाना है, लाजमी जाना है, तो हैज टू हैव टू प्रेजेंट भी आएगा और पास्ट में हैड टू आएगा। हैज टू हैव टू प्रेजेंट भी आएगा और हैड टू। मुझे लाजमी जाना है, आई हैव टू गो, मुझे लाजमी जाना था, आई हैड टू गो, ये कंपल्शन के लिए आ जाएगा। इसी तरह हैज टू हैव टू और हैड टू एक और काम के लिए भी यूज होता है। जब आप कंपल्सिव के अलावा कंपल्शन के अलावा कंपल्सिव रूटीन की बात करें, तब भी हैज टू हैव टू इस्तेमाल होता है। सिर्फ हैज टू हैव टू और हैड टू की बात कर रहा हूँ। मुझे सुबह जल्दी उठना है, लाजमी, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये होगी कंपल्शन। मुझे सुबह उठना पड़ता है, ये भी कंपल्शन है, लेकिन ये कंपल्सिव रूटीन है, तब भी ये यूज करेंगे, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा, कैसे पता चलेगा कि ये कंपल्सिव रूटीन है या कंपल्सिव है, कंपल्शन है? देखो, कॉन्टेक्स्ट बताता है कैसे। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बता रहा है कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली बता रहा है कि कंपल्सिव रूटीन है, उठना पड़ता है। तो कॉन्टेक्स्ट पे बेटे नजर रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सेम इज द केस विद हैड टू। मुझे जाना था इसलिए मैं चला गया, लाजमी जाना था, आई हैड टू गो, दैट्स व्हाई आई डिडंट स्टॉप, मैं नहीं रुका, मुझे जाना था लाजमी। इसी तरह कंपल्सिव रूटीन के लिए भी, मुझे पीएमए में कैडेट था तो जल्दी उठना पड़ता था, आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज कैडेट इन द पीएमए, तो हैड टू उठना पड़ता था। ठीक हो गया जी। विल हैव टू, शैल हैव टू फ्यूचर के लिए आएगा, और विल हैव टू और शैल हैव टू के लिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सबको पता है आई वी के साथ शैल आता है और नॉर्मल में, और ही शी इट के साथ विल आता है। ठीक है, अगर आई वी के साथ लाजमी करना हो तो आप विल कर देते हो, और ही शी के साथ लाजमी करना हो तो आप शैल कर देते हो। वो सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। मुझे जाना होगा, आई शैल हैव टू गो, मुझे लाजमी जाना होगा, आई विल हैव टू गो। रिवर्स कर दो, बस इतनी सी बात है। गोइंग टू, अबाउट टू भी इसीलिए आएगा जब आप कोई फ्यूचर का अगला प्रोग्राम बता रहे हैं, मैं जाने लगा हूं, आई एम गोइंग टू गो, आई एम गोइंग टू गो, जिसको आप अंग्रेजी में अमेरिकन में पढ़ते हो गोना। आई एम गोइंग टू गो देयर, मैं वहां जाने लगा हूं, मेहमान आने लगे हैं, गेस्ट्स आर गोइंग टू कम, वो तकरीर करने लगा है, ही इज गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच, काबीना का इजलास होने लगा है, द कैबिनेट मीटिंग इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, इज गोइंग टू, इसको पैसिव कर दिया तो मैंने बी कर दिया, कंडक्टेड। अबाउट टू में होगा, ट्रेन आने वाली है, ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, वो जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। ठीक है जी। यूज टू का मतलब दो तरीके से इस्तेमाल होता है। यूज टू के लिए एक फॉर्मूला ये है, एक ये है, आई यूज, सॉरी, वी यूज टू प्ले टुगेदर इन आवर चाइल्डहुड, एक ये है, और एक ये है, आई एम यूज टू लिसनिंग टू म्यूजिक। ये जेन में रख लो ये जुमले। ये जो जुमला है, इधर इधर देखो, वी और यूज टू के दरमियान और कुछ नहीं आ रहा, वी और यूज टू के दरमियान कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी यूज टू इटसेल्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज हुआ है, और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब ऐसी शक्ल हो, ये वाली शक्ल जेब में रख लो, यूज टू और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो जुमला पास्ट रूटीन एक्टिविटी को शो करता है। हम बचपन में खेला करते थे, ये साउंड, खेला करते थे, मैं सोचा करता था, आई यूज टू थिंक, तो मेरी तरफ आया करते थे, यू यूज टू कम टू मी, ये रूटीन एक्टिविटी के लिए यूज होता है पास्ट में। ठीक है। जब
इनके दरमियान कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जैसे कि इज आर एम या वॉज वर आ जाए और आगे फोर्थ फॉर्म लगी हो, या दूसरे अल्फाज में इसको ऐसे कह लो कि आई एम लिसनिंग के दरमियान यानी कंटिन्यूस के दरमियान में यूज टू लगा दो, तो ये हैबिट को शो करता है, शौक को शो करता है, डीप इंटरेस्ट को शो करता है। मुझे म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, मैं म्यूजिक सुनने का बहुत आदी हूं, ये इस सेंस में यूज होगा। पास्ट में होगा तो आई वॉज यूज टू लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनने का आदी था, म्यूजिक सुनने का शौक था। आदत होना शौक होना और चीज है, रूटीन होना और चीज है। रूटीन ये है, तो ये शक्लें आप याद रख लें। ये आदत और शौक के लिए प्रेजेंट में पास्ट, पास्ट पे वॉज हो जाएगा, प्रेजेंट में एम है, आर हो जाएगा या वर हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए है और ये रूटीन एक्टिविटी को शो करता है। अब इसी यूज टू की जगह, इसी यूज टू की जगह या यूज टू लगाओ या ये वुड लगा दो, एक ही बात है। वी यूज टू प्ले टुगेदर इन आवर चाइल्डहुड, बचपन में खेला करते थे। वी वुड प्ले टुगेदर इन आवर चाइल्डहुड, इकट्ठे खेला करते थे बचपन में। कैसे पता चलेगा कि वुड इस सेंस में हुआ है? चाइल्डहुड से कॉन्टेक्स्ट बता रहा है आपको। ठीक है जी। वुड फ्यूचर में भी यूज होता है, मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा, आई वुड कम टू यू। कब इस्तेमाल करते हैं वुड फ्यूचर में? जब आपको डाउट हो, कंफर्मेशन ना हो, तो आप वुड इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी। कैन, कुड ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज होते हैं, कैन प्रेजेंट में यूज होता है। आई कैन हेल्प यू, आई कैन थिंक ऑफ, पॉसिबिलिटी को भी शो करता है, प्रोबेबिलिटी को भी शो करता है, एबिलिटी को भी शो करता है। आई कैन ड्राइव कार, गाड़ी चला सकता हूँ। गेस्ट कैन कम, गेस्ट आ सकते हैं। कुड पास्ट में यूज होता है, मैं कर सकता था। आई कुड हेल्प यू या यू कुड हेल्प मी, तो मेरी मदद कर सकते थे। यू कुड डू दिस वर्क, तुम ये काम कर सकते थे। जबकि मे और माइट प्रेजेंट में यूज होंगे लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मे प्रेजेंट में यूज होगा जब आप हायर पॉसिबिलिटी यूज करते हैं प्रेजेंट में। बादल भरे हुए आसमान पे, तो मैं कहूंगा इट मे रेन टुडे। अगर बादल कम है, चांसेस कम है बारिश होने के, तो मैं कहूंगा इट माइट रेन टुडे। सो चांसेस ज्यादा पॉसिबिलिटी के हों तो मे, चांसेस कम हो तो माइट। जबकि कैन कब है? ये जनरलाइज्ड फॉर्म में है, ये लेवल को नहीं डिटरमिन कर रही, जनरली बता रहा है एबिलिटी को या पॉसिबिलिटी को। जबकि मे क्या है? हायर पॉसिबिलिटी को बता रहा है, बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। बारिश हो सकती है, कम चांसेस है, इट माइट रेन टुडे। मे और माइट खुद इंटेंसिटी को बता रहे हैं। ठीक है जी। तो इन सब की पैसिवाइज करने में आपने बी लगा दिया और थर्ड फॉर्म लगा दी, तो पैसिवाइज हो गया। इनकी पैसिवाइज याद रखिएगा। अब जो इससे रिलेटेड आखिरी बात है और फिर मैं खत्म करूं, यही चीजें काफी हैं आपके लिए, कम से कम इनको बेसिक्स का पता हो आपको, ताकि आप पैसिवाइज कर सकें। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बल्कि इसी के बारे में बताने जा रहा हूं। ये जो शुड है, मस्ट है, ऑट टू है, इनको मैं सेपरेट कर देता हूं। शुड, मस्ट और ऑट टू के आगे अगर मैं कुड भी ऐड कर लूं, अगर मैं वुड भी ऐड कर लूं, अगर मैं माइट भी ऐड कर लूं, यानी इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, इसको रहने देता हूं। कुड, माइट, वुड। ठीक है जी। इन सब के साथ अगर हैव लगा हो तो थर्ड फॉर्म लगेगी। पहली बात तो ये ध्यान में रख लें। और ये पास्ट के सेंटेंसेस होंगे इन एक्टिव वॉइस, ये पास्ट के। तुम्हें सच बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन द ट्रुथ। तुम्हें सच बोलना चाहिए था। यू मस्ट हैव स्पोकन द ट्रुथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए था, जोर दिया जा रहा है। यू आर टू हैव स्पोकन द ट्रुथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए था। यू कुड हैव स्पोकन द ट्रुथ, तुम सच बोल सकते थे, स्ट्रेस किया जा रहा है। यू माइट हैव स्पोकन द ट्रुथ, हो सकता है तुमने सच बोला हो। यू वुड हैव स्पोकन द ट्रुथ, तुमने सच बोला होगा। ठीक है।
तो जब भी इनके आगे हैव लग जाए और थर्ड फॉर्म लगे, ये कंडीशन है, तो ये पास्ट होगा मगर एक्टिव में होगा। अगर इनकी पैसिवाइज करनी है तो सिर्फ एक, ठीक है, मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल दे रहा हूं इसी की पैसिवाइज। दिस प्रोजेक्ट शुड हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे। ये प्रोजेक्ट कल खत्म हो जाना चाहिए था। ये प्रोजेक्ट शुड हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे, ये कल खत्म हो जाना चाहिए था। सो जैसे शुड, मस्ट, ऑट टू, कुड, माइट, वुड के साथ हैव लगे तो थर्ड फॉर्म लगाएं और जुमला वो होगा एक्टिव का, मगर कब में होगा? पास्ट में होगा, पास्ट टेंस का होगा। जैसे यू, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव के साथ बिन लगाएं और फिर थर्ड फॉर्म लगाएं तो वो जुमला पैसिव होगा पास्ट का ही। ठीक है जी। और फर्क मैंने बता दिया कि यू शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ का मतलब तुम्हें सच बोलना चाहिए था। यू मस्ट हैव स्पोकन द ट्रूथ, तुम्हें सच लाजमी बोलना चाहिए था। यू ऑट टू हैव स्पोकन द ट्रूथ, तुम्हें हर हाल में सच बोलना चाहिए था क्योंकि ये तुम्हारा अखलाकी फर्ज है। यू कुड हैव स्पोकन द ट्रूथ, तुम सच बोल सकते थे। यू माइट हैव स्पोकन द ट्रूथ, हो सकता है तुमने सच बोला हो। यू वुड हैव स्पोकन द ट्रूथ, सच बोला होगा। ये हो गए एक्टिव फॉर्म। पैसिव वॉइस में क्या होगा? ये प्रोजेक्ट कल खत्म हो जाना चाहिए था। दिस प्रोजेक्ट शुड हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे, लाजमी खत्म हो जाना चाहिए था। दिस प्रोजेक्ट मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे, हो सकता है ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया हो। दिस प्रोजेक्ट माइट हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे, ये प्रोजेक्ट कल खत्म हो गया होगा। दिस प्रोजेक्ट वुड हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे, ये कल खत्म हो सकता था। दिस कुड हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे। तो ये सारे पैसे इस फॉर्म में आ जाएंगे। आई होप कि जो कुछ बेस्ट मैं डिलीवर कर सकता था आपको आइडिया हो गया होगा। नाउ यू जस्ट गो बैक टू योर होम्स, इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, ग्रामर को जरूर पढ़ें, एक्स्ट्रा चीजें डिटेल में पढ़ें। यू विल हैव एन आइडिया ऑफ दिस।